हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ देखे थे। तो ग्राफ जो हैं वो एज इट इज़ आते हैं, बोर्ड्स में भी आए हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशंस में भी आए हैं, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आए। लेकिन जो इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका पूरा क्या कहते हैं एक्सप्लेन्ड वे है, या इनका जो पूरी थ्योरी है वो ज़्यादातर मास्टर्स में पूछा गया है या जेआरएफ में। तो आप उसमें टेंशन ना लीजिए, आप केवल ग्राफ समझिए, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट है कॉमन आयन इफ़ेक्ट, ठीक है, वो देखेंगे। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट में क्या है कि जब एक जैसे आयन देखने को मिलते हैं तब कैसा होता है, ठीक है। तो जैसे हमने मिक्स किया था, मिक्सचर ऑफ एसिड लिया था, कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, एक वीक एसिड लिया था, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था तो उसमें क्या था, HCl लिया था, और वीक एसिड लिया था उसमें CH3COOH लिया था, ठीक है। तो दोनों में कॉमन H+ है। जब दोनों में H+ कॉमन है तो जैसे ही, क्योंकि CH3COOH वो क्या है, वीक एसिड है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जैसे ही हम HCl को CH3COOH में मिक्स करेंगे तो एक तरह से HCl का H+ जो है वो सप्रेस कर देगा डिसोसिएशन ऑफ या फिर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO-। सप्रेस कर देना मतलब एक तरह से H+ का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में। जैसे ही H+ का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में CH3COOH- का कंसंट्रेशन हमको कम लगने लगेगा, ठीक है। तो जब कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो जो भी कॉमन आयन होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जो रिमेनिंग आयंस हैं, उनके रिस्पेक्टिव आयंस हैं, वो क्या होंगे, उनका कंसंट्रेशन लो होगा, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट में, एग्जांपल HCl प्लस CH3COOH, ठीक है। CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जब ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, H+ प्लस Cl माइनस, ठीक है। और ये जब ब्रेक होगा या डिसोसिएट होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको वाटर में या इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ अमाउंट वाटर होगा यहाँ, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो होगा ही वाटर, ठीक है। तो CH3COOH CO- प्लस H+, तो ये जो H+ है यहाँ पे तो ये H+ क्या कर रहा होगा, बोथ में है तो डिसोसिएशन इसका वेरी वीक हो रहा होगा, तो HCl सप्रेस कर देगा डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH। क्योंकि अब देखिए, पहला कि ये अबाउट डिसोसिएशन 90 to 95% हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यही करते हैं। हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो 1 to 10% करते हैं, ठीक है। अब जो 1 to 10% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका तो ऑलमोस्ट, अगर हम देखें 100 इसका ले लें और 100 इसका ले लें, तो 100 में 90 इसके बन रहे हैं, H और Cl ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ब्रेक हो रहे हैं। तो ये 10 हो गया, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया ऑलमोस्ट, है, तो इनको मिला के 100 बन गया, और ये कितना हुआ, 10। तो एक तरह से कंसंट्रेशन जो है, जब डिसोसिएशन हो रहा होगा तो HCl जो डिसोसिएट हो रहा होगा, इसके डिसोसिएशन को एक तरह से सप्रेस कर देगा, या फिर हमको ऐसा लगेगा कि डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसका परसेंटेज होता है डिसोसिएशन का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम CH3COOH
इसको लिखेंगे CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या कर रहा होगा, कंसंट्रेशन चेंज करने पे तो नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिख लेते हैं ये पूरा कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली क्या है, व्हेन strong electrolyte and weak electrolyte have same या have common ion present in solution, have same की जगह, ये similar की जगह have common ion present in solution जब strong electrolyte and weak electrolyte have common ion present in solution, then dissociation of weak electrolyte, जो डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऑफ गेट सप्रेस्ड। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट गेट सप्रेस्ड by strong electrolyte। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, और या फिर ड्यू टू गेट सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल तो फर्स्ट यही है हमारे पास, क्या है, HCl और COOH, HCl प्लस CH3COOH, तो यहाँ पे H प्लस कॉमन आयन है। ठीक है, सेकंड है, अगर कोई और लेते हैं, ज़रूरी नहीं एक जैसा लिया जाए, अगर हम NH4OH जो वीक बेस है हमारा, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला गया है, मैंने एग्जांपल एसिड का भी दे दिया और ये बेस का है, ये क्या है, वीक बेस, और NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें क्या है, OH माइनस कॉमन आयन है। तो सब जगह ऐसा हो रहा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमेशा एसिड के लिए या हमेशा बेस के लिए नहीं होगा, ये दोनों में देखा जा सकता है। और भी एग्जाम्पल आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर NH4OH और NH4Cl ले लें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4 प्लस कॉमन आयन हो जाएगा। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे। ठीक है, तो उसका भी कैलकुलेशन, इसमें बस फॉर्मूला की ज़रूरत है और कुछ नहीं।
फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फिर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे हो गया तो इसको लिख सकते हैं NaOH, होप सो दिख रहा होगा। तो इसको करते हैं रब। ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिए अपनी NCERT और या रेफरेंस बुक कोई देख रहे हो तो वो क्वेश्चन कराए जाएंगे तो सारे हम कराएंगे, ठीक है। तो वैसे भी इजी है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, यहाँ OH प्रेजेंट है, यहाँ OH प्रेजेंट है। ऐसे ही दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो जो भी आपको कॉमन दिखे वही कॉमन आयन हो। तो अब हम पढ़ेंगे आयनिक। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस का में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? KW से, ठीक है। अब पहली चीज़, वाटर क्या है? एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है और ये कौन कौन से आयन में ब्रेक हो सकता है? H+ आयन में और प्लस OH- आयन में, ठीक है। ये सबको पता है बात। फिर क्या है, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम लिखते हैं, तो क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन, OH- का कंसंट्रेशन अपॉन H2O का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम K इक्विलिब्रियम को, ये जो है यहाँ K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O करते हैं तो वो H+ और OH- के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। और ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को हम KW लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब KW लिखेंगे तो KW प्रोडक्ट के बराबर होगा H के और OH- के कंसंट्रेशन के। तो मतलब ये ऐसा है कि हो सकता है कहीं आ जाए डेरिवेट करने के लिए किसी क्लास में, लेकिन इतना वो नहीं है, इसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, ठीक है। ये अगर इक्वल है, ठीक है, तभी तो वाटर न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो KW इज इक्वल टू H+ का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू OH- का स्क्वायर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसके बराबर होगा? KW। अब इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं KW रूट KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ और इक्वल्स टू OH- का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो इसको, इसका ये फॉर्मूला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तुमको KW कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, बेसिकली। तो अब अगर H+, अब अगर हम pH स्केल की बात करें तो pH स्केल में क्या होता है? pH स्केल में क्या होता है? -log कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये रिलेटेड है, मतलब यहाँ से हम H+ OH- निकाल सकते हैं और यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्योर वाटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस, इफ़ रूम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर लिख देते हैं, इफ़ टेम्परेचर
25 डिग्री सेल्सियस और प्योर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब प्योर वाटर प्रेजेंट होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻7, ठीक है। 10⁻⁻7 होगा, -7 मोलर, ठीक है। कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में दिया रहेगा, मोलर फॉर्म में, मोलैरिटी में जहाँ दिया होगा वहाँ। अब pH क्या होगा, pH हो जाएगा अगर न्यूट्रल फॉर्म है तो, ठीक है। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई, ये इसके बारे में बता रहे हैं, -log 10⁻⁻7 वो 7 के बराबर हो जाएगी pH की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे प्योर फॉर्म की बात हो गई, ठीक है। अगर H प्लस ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिक आएगा, अगर OH माइनस ज़्यादा हो जाता है तो बेसिक आएगा, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल होंगे तो न्यूट्रल होगा, तो हम ये बात दिखा सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, तो जैसे हमें ये पता है कि KW H प्लस और OH माइनस के बराबर है, ठीक है। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में, मतलब ये प्योर फॉर्म में समझ में आ गई। एक दो कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद ये KW मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें कंसंट्रेशन गिवन होगा, हम उसके हिसाब से अपना आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लॉग pH की वैल्यू होगी तो pH माइनस log 10⁻, जितना भी हमारा कंसंट्रेशन दिया होगा वो रखेंगे, उस हिसाब से हमारी pH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो pH अगर ऐसा न्यूट्रल की वैल्यू आ गई, एक मिनट इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। तो ऐसा है कि अगर न्यूट्रल, ये pH स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है, ठीक है, ये है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमेशा न्यूट्रल 7 पे होगा और 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो अगर न्यूट्रल स्टेट हमारा 6 दिया है तो 6 से ऊपर बेसिक होगा, 6 से नीचे एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो pH/2 हमेशा क्या होगा, अगर pH की वैल्यू 7 आ रही, 8 आ रही, 10 आ रही, 26 आ रही, कुछ भी आ रही है, ठीक है, तो pH को pH/2 करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्टेट आ जाएगा। न्यूट्रल स्टेट से कम वाला एसिडिक होगा, न्यूट्रल स्टेट से ज़्यादा वाला बेसिक होगा, ठीक है। हो गया, नोट हो गया होगा। तो जैसे एक हमको ये पता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, λmCm इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है, कप्पा के बराबर होगा। अब अगर हम बात करें कप्पा ऑफ H2O इज इक्वल टू कप्पा ऑफ H प्लस प्लस कप्पा ऑफ OH माइनस, लिख सकते हैं ऐसा,
तो ये तो हम लोग ओस्टवाल लॉ से कोलार्च लॉ से समझ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह, एक मिनट, तो लाइट चली गई है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो क्या है कि हाँ, तो अब कप्पा है, ये सब जगह कप्पा है, तो कप्पा को अगर हम लेमडा और सीएम के फॉर्म में, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे लेमडा एम एच प्लस, लेमडा एम एच प्लस, और साथ में सी एम किसका, एच प्लस का, या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे सी एम और यहाँ पे एच प्लस, ठीक है, प्लस लेमडा एम सी एम किसका, ओ एच माइनस का, ठीक है। ये हो गया कप्पा H2। और हमको पता है अंडर रूट के डब्ल्यू इज इक्वल टू, अभी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस और इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। ये हमको पता है, वी नो, ठीक है। तो अब हम ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये वाला कंसंट्रेशन टर्म है, यहाँ पे रूट के डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही कंसंट्रेशन है, और ये जो साइन है बिग ब्रैकेट में शो किया जाता है, उसका मतलब भी कंसंट्रेशन है। तो कप्पा ऑफ H2O इज इक्वल टू लेमडा एम अंडर रूट के डब्ल्यू प्लस लेमडा एम अंडर रूट के डब्ल्यू, ठीक है। ये किसका है, ये H प्लस का है और ये OH माइनस का है, ठीक है। तो अब यहाँ से के डब्ल्यू की वैल्यू रिलेट कर ली हम लोगों ने, के डब्ल्यू अंडर रूट के डब्ल्यू, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट के डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस ये इधर आ जाएगा इसमें डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू कप्पा, थोड़ा सा चेंज कर लेना क्योंकि के और कप्पा चेंज करोगे तो तुम्हें ही समझ में आएगा। तो एम एच प्लस का मोलर कंडक्टेंस OH माइनस का, तो ऐसे भी अगर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू H प्लस और OH माइनस की गिवन हो तो भी हम, और वाटर का कप्पा की वैल्यू गिवन हो तो भी हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर बात करें कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया जाता है तो क्या होगा, लेमडा एम एच प्लस सिमिलर होगा किसके, लेमडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बराबर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, के डब्ल्यू की यूनिट लिख लेते हैं, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट होगी इसकी ऐसा यूनिट, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा।
हाँ, अब आयनिक स्केल की बात कर देते हैं, जो H+ और OH- में जो डिफरेंस आएगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा। तो वहाँ से हमने KW निकाला, ये वैल्यू हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट में इससे पहले वाले उसमें लिखी थी, ठीक है। और यहाँ से हमने ये रिलेट किया, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट करी थी, मतलब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब। तो उसी से कोरिलेट करके हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल लिया है। अब हम एसिडिक और बेसिक की बात करेंगे, अगर पीएच स्केल में एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे शो करनी है। तो रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा ना, रूम टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये अगर पीएच स्केल है तो न्यूट्रल 7 होगा, 7 से और 0 के बीच में क्या होगा, एसिडिक नेचर, और 7 से 14 के बीच में क्या होगा, बेसिक नेचर, ठीक है। तो अगर केस बनते हैं फिर यहाँ पे केस 1, 2, 3, अगर किसी सॉल्यूशन का में OH- का कंसंट्रेशन इज़ मोर देन H+, तो ये जो सॉल्यूशन होगा बेसिक होगा, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन H+ से कम होगा तो सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन H+ के बराबर होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इज़ न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना भी टेम्परेचर होगा, तो हमको कंसंट्रेशन गिवन होगा, H+ का कुछ वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, और OH- की कुछ गिवन होगी वैल्यू। तो इनसे क्या करेंगे, हम pH की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। pH की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये pH से ही डिनोट किया गया, पूरा इस pH स्केल ही है। तो जब pH/2 होगा, pH/2 न्यूट्रल स्टेट होगी, ठीक है, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल pH होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो वेरी करेगा। तो जब ये जो है न्यूट्रल कंडीशन pH/2 होगी, ये pH होगी और ये 0 होगी, तो ये वाला एसिडिक बोला जाएगा और ये वाला बेसिक। तो pH की वैल्यू 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम वेरी करेंगे, आंसर वेरी कर सकता है कि एसिडिक कंडीशन कहाँ होगी। अगर 6 आ गया, मान लो pH की वैल्यू 6 आ गई, तो pH/2 क्या होगा, नहीं pH की वैल्यू 6 नहीं, ऐसे हो सकती है, जैसे क्या बोल रहे थे हम, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट अगर 6 आ गई, ठीक है, न्यूट्रल pH स्केल, pH जो आया, अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे हमारा कंसंट्रेशन दिया 10⁻⁻6, ठीक है, इसका भी कंसंट्रेशन दिया 10⁻⁻6, ठीक है, दे दिया वैल्यू। तो अब हम pH कैसे निकालेंगे, pH इज इक्वल टू -log 10⁻⁻6, तो pH 6 आ गया, ठीक है, pH 6 आ गया। अब यहाँ pH/2 3 होगा, ये न्यूट्रल स्टेट होगी, ठीक है।
तो इस तरह से किया जाता है, और चेंज भी हो सकती है, 10 भी आ सकता है, 10⁻⁻10, तो pH हमारा 10 आ सकता है, तो 5 होगी न्यूट्रल स्टेट। तो वो आप कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है सॉल्ट है जो धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है या इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, उसका निकालते हैं कि वो कितना डिज़ोल्व हो रहा है हमारे सॉल्यूशन में। होप सो ये नोट हो गया होगा, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी सॉल्ट होता है वो डिज़ोल्व होता है, तो कैसे होगा, जैसे AgCl हमने लिया, AgCl सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। वो क्या हुआ, एक्वस Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हुआ, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म है, ठीक है। तो जो के इक्विलिब्रियम होगा हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि प्रोडक्ट बॉन्ड रिएक्टेंट करेंगे, रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बराबर हो गई, ठीक है। और ये ही KSP के बराबर होगा, यही कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP के भी बराबर होगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KSP हो सकता है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, डिफाइंड ओनली फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ लिख लेते हैं solubility product is only considered for sparingly soluble salts और insoluble सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो थोड़ा थोड़ा घुल रहे हैं या बिल्कुल भी घुल नहीं रहे हैं, तो उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखा जाता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट के आयंस के प्रोडक्ट, आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो ये है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर जब तक KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो जाती तब तक, ये आयनिक प्रोडक्ट क्या है, आयंस के प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो जाती तब तक प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये हम इसको लिख लेते हैं, जैसे आयनिक प्रोडक्ट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट का है, इसको नोट कर लीजिए। फिर 3 कंडीशंस बनेंगी कि कब कब हमारा जो प्रेसिपिटेट बनेगा, कब कब नहीं मिलेगा, क्योंकि कब कब नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्ट है या तो घुल रहा है थोड़ा थोड़ा या तो बिल्कुल ही नहीं घुल रहा है, तो किस कंडीशन में हमको वो PPT मिलेगा, ठीक है,
या प्रेसिपिटेट मिलेगा। और प्रेसिपिटेट क्यों बनता है कि जो ये जो सॉल्ट है जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये जो है इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में या इन सॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है, यही है ये। तो इसमें 3 कंडीशन बनेगी। सो ये नोट हो गया होगा, ज़्यादा नहीं था इसमें। तो आयनिक प्रोडक्ट के और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में केसेस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। जब आयनिक प्रोडक्ट जो बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट कम होगा किससे, KSP से, जो हम KSP निकाल रहे हैं और आयनिक प्रोडक्ट कुछ दे रखा है उससे अगर कम होगा तो हमारा नो PPT फॉर्म, नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, ठीक है। अब अगर आयनिक प्रोडक्ट तो आइडियल कंडीशन होगी और ये हम फाइंड आउट करेंगे, KSP के बराबर हो जाता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट इज अबाउट टू फॉर्म, मतलब बिल्कुल बनने ही वाला है। ठीक है, और अगर आयनिक प्रोडक्ट कम मोर देन हो जाता है KSP का, तो आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू वेरी करेगी, कैन वेरी, वैल्यू कैन वेरी मतलब चेंज करेगी, लेकिन KSP हमेशा सेम रहेगी, वैल्यू डज नॉट वेरी, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर एक चीज़ बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमें आयनिक प्रोडक्ट हमारी जो KSP की वैल्यू गिवन होगी, अगर, ठीक है, KSP की वैल्यू गिवन है, हमने आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, तो क्या हुआ, वो कम आ गई KSP की वैल्यू से। अगर वो कम होकर आ गई तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। कहने का मतलब कि जो सॉल्ट है वो मिक्स हो गया है वाटर के अंदर, अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के इक्वल आ गई तो प्रेसिपिटेट बनने वाला है, ठीक है, बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, ठीक है। लिमिटिंग कंडीशन होगी एक तरह से, तो इसको लिमिटिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है KSP की से, तो प्रेसिपिटेट बन चुका है, ठीक है। तो वैल्यू इसकी चेंज होगी, उसकी सेम रहेगी, क्योंकि सॉल्ट तो हम एक ही ले रहे हैं ना, सॉल्ट एक ले रहे हैं, उसको गोल गोल के देख रहे हैं बार बार वाटर में।
तो एक इस पूरे कॉन्सेप्ट का लास्ट बचा है, जब मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन गिवन होंगे या फाइंड आउट करने होंगे, वो न्यूमेरिकल पार्ट है, तो वो नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ में आई तो आप रिपीट करके देखिए, कंफर्म चीज़ें समझ में आएंगी, क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी एंड क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। तो वो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है एक शायद आयनिक मोबिलिटी चेंज वो छोड़ दिया है मैंने, तो अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी कर देंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल पूरा समझेंगे, और इलेक्ट्रिक सेल के बाद होप्स हो 3 to 4 क्लासेस रहेंगी। इसके बाद और कोई मतलब पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। 1-2% कुछ रह जाएगा तो वो क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।